नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह वेदांत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। पूरा विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में इस 5 जून को मनाता है या सेलिब्रेट करता है। हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे कि 5 जून का जो कॉन्सेप्ट है या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, अगर उसको जो लॉस हुआ, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा था, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे और उनके संदर्भ में इंडिया का स्टैंड क्या है और इंडिया में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग थीम की बात करें तो इस साल की जो थीम है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। यानी इस साल की 2020 की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम रहे वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, और इसकी होस्टिंग जो कर रहा है कोलंबिया जर्मनी के साथ मिलकर। यहाँ पे कोलंबिया देश का नाम आया है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोलंबिया बेसिकली साउथ अमेरिका का एक देश है और जिसको इक्वेटर काटता है, मतलब इक्वेटर की लाइन जो है इससे पास करती है इसको। अगर इक्वेटर की लाइन पास कर रही है तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर कैसा होगा, इसका टेम्परेचर गर्म होगा। यहाँ पे जो गर्मी ज़्यादा हो रही होगी और हैवी और रेनफॉल होती होगी, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट डेवलप होंगे वो कैसे बनेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे तो इसी तरीके से ये निर्माण करते हैं अमेज़न के जंगलों का। तो अमेज़न के जंगलों का निर्माण करते हैं और कोलंबिया इन अमेज़न के जंगलों का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और यहाँ पे मेगा डाइवर्सिटीज पाई जाती है। मेगा डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में प्रजातियां या फिर जो स्पीशीज हैं, और स्पीशीज की भी प्रजातियां हैं अंदर, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे मिलती हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 10% जो स्पीशीज हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या फिर यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही हाईली इनरिच्ड है, ठीक है, बहुत ही संपन्न है और बहुत ही बड़ा है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून के रूप में मनाने की जो शुरुआत की गई थी, इसकी जड़ें शुरू होती हैं 1972 यानी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ही ये डिसाइड कर लिया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा कि विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग 5 जून को मनाएंगे। उसके बाद में 1974 को पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया गया और उस साल उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद से आज तक हर साल एक नई थीम के साथ काम कर रहे हैं। हर साल एक नई थीम आती है और उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। इस साल की जो थीम है 2020 की वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, और इसको इसकी इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है कोलंबिया। आपको बताना है कि कोलंबिया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसके आंसर को सोचिए और उसके बाद कमेंट में अपने आंसर्स दीजिए कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। 1974 में पहली बार जब इसको मनाया गया उसके बाद से हर साल 5 जून को यानी 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1987 में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग रोटेशन वाइज सभी कंट्रीज को एक मौका दें इसको होस्ट करने का। फिर उसके बाद 1987 से सारी कंट्रीज को मौका मिलने लगा वन बाय वन कि इसको होस्ट किया जाए, ठीक है, यानी उनको होस्ट करने का इसको एक मौका मिला। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, किसी भी एरिया में जितनी भी जीवित जीव जंतु हैं यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जितनी भी स्पीशीज हैं, उनकी जितनी भी वैरायटीज हमको मिलती है, वो सब मिलके क्या बनाती है, बायोडाइवर्सिटी बनाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ऐसे कितने एरियाज हैं यानी कितने हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटीज़ के जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्पीसीज हैं इनको पाई जाती हैं या फिर इनका जो समूह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 36 हॉट स्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में,
ठीक है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, बहुत ही एनरिच्ड है वहाँ पे। और ऐसे 36 हॉट स्पॉट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और जिसमें से 4 जो हैं वो भारत में ही हैं। जो भारत में है उनके नाम है हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन बर्मा रीजन्स और सुंडालैंड्स में। तो यानी जो हिमालय का रीजन है सबसे पहला वो हॉट स्पॉट है, दूसरा वेस्टर्न घाट्स है यानी जो आपके पश्चिमी घाट हैं, दूसरा हॉट स्पॉट वो है, तीसरा जो बर्मा का रीजन है, ठीक है, तो वो तीसरा रीजन वो आता है, और चौथा अंडमान से लेके जो सुंडा लैंड का रीजन है, तो उसमें जो हमारे चौथा हॉट स्पॉट है। तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट्स हैं और विश्व में ऐसे 36 हॉट स्पॉट्स हैं। अगर थ्रेट की बात आती है या फिर खतरों की बात आती है तो देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट को हमारे लॉस कैसे होता है। सबसे पहले रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट। इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जब आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग रहने के लिए अपने मकान तलाशेंगे, खेती करेंगे। तो अपने रहने के लिए जब नए नए प्लेसेस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, उन नेचुरल हैबिटेट को तबाह करेंगे। नेचुरल, अगर मान लीजिए कहीं जंगल है तो जंगल को काट के मकान बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल हैबिटेट है उसको तबाह कर रहे हैं, और अपना डेवलपमेंट के, अपना पर्सनल रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उसको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ह्यूमन इंट्रूजन्स आता है नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशंस में। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है वो अपने प्रवाह से जा रही है या फिर अपने पाथ को पैटर्न करती है, फॉलो करती है, तो अगर मान लीजिए ह्यूमन की आबादी या फिर इंसानों की बस्ती बीच में वहाँ पे आबादी बना के रहने लगते हैं और बाढ़ आती है, उनसे प्रभावित होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, चैनलाइज कर देते हैं नदियों को, ठीक है, या फिर नदियों को रोक के डैम बनाने लगते हैं। तो ये अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा के हिसाब से या फिर अपने अपने फायदे के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो सिस्टम है उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहे हैं, नेचुरल पाथ को ब्रेक कर रहे हैं या फिर उसमें बैरियर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से भी जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। और एक प्रॉब्लम आती है इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज, ठीक है। मतलब फॉरेन स्पीशीज का मतलब ये हो जाती है कि जो प्रजातियां उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, अगर उन प्रजातियों को हम लोग उस क्षेत्र में लगा देंगे तो क्या होगा, वहाँ का जलवायु जो है वो उसमें जो एनवायरनमेंट है उसमें असर डालेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो ठीक है, तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे यूकेलिप्टस का ट्रेंड आया है। यूकेलिप्टस का जो पेड़ लगाया जाता है वो हम लोग बेसिकली टिम्बर के यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे घरों में मकान बनने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यूकेलिप्टस के कमर्शियल यूज़ के लिए हमने यूकेलिप्टस को प्रमोट किया, जबकि हम ये नहीं जानते कि यूकेलिप्टस एक डेजर्ट प्लांट है। तो और यूकेलिप्टस जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लगाया जाता है तो बहुत तेज़ी से पानी सोखता है, यानी पानी खींचता है, वो उसका उसका वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई सेमी एरिड रीजन है, ठीक है, सेमी एरिड रीजन में यूकेलिप्टस जैसे प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, तो वो एरिया जो है धीरे धीरे क्या होगा, डिजर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, मरुस्थलीकरण हो जाएगा उस एरिया का। तो हमने देखा कि जो स्पीशीज वहाँ की नहीं है और ज़बरदस्ती हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। फार्मिंग एक्टिविटीज़, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में देख लीजिए, जैसे झूम खेती का एग्जाम्पल आता है कि इंसान एक जगह खेती करता है, वेजिटेशन का लॉस करता है, अपनी फसल उगाता है, उसके बाद उगा के दूसरी जगह चला जाता है। या फिर हम लोग इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आसपास के पर्यावरणों पे भी असर पड़ रहा है, ठीक है, जीव जंतुओं पे असर पड़ रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड माइनिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड माइनिंग की बात कर लीजिए तो लोग यानी सरकार या फिर हर देश एनर्जी के लिए या फिर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या कर रही है, एक्सट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन तो होगा ही होगा, प्लस जितने भी नेचुरल डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर प्राकृतिक संसाधन है, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई कोयला खोद रहे हैं, किसी जंगलों की कोई जंगल है उसके नीचे कोयला है, तो सबसे पहले हम जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काटने के बाद हम कोयले का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमने अपना नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी किया और जो हमारी दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, यानी हम दो तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर रहे हैं।
तो माइनिंग और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों बहुत बड़े पैमाने पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज कॉरिडोर, ट्रांसपोर्टेशन रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। डेली हम देखते हैं कि नए नए हाईवेज बन रहे हैं। अगर हाईवे बने हैं तो उनका चौड़ीकरण हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, जो ग्रीन बेल्ट है उसको काटा जाता है, जंगलों से निकाला जाता है रास्ता, ठीक है, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या इन्वायरमेंट है उसको तबाह किया जा रहा है। बायोलॉजिकल रिसोर्स यूसेज, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्स यूसेज का मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। जैसे हर्ब्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उनका अगर कोई जड़ी बूटी है तो उसके बड़े पैमाने पे काट लिया जा रहा है। किसके लिए? मेडिसिन के प्रयोग के लिए। जानवरों को मारा जा रहा है चमड़े के लिए, बोन्स के लिए, या फिर दवाइयाँ बनाने के लिए, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण ने, नेचर ने जो हमको दिया है, उसको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के लिए उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। देन द एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कई प्रकार का हो सकता है, एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो पॉल्यूशन किसी भी रूप में होगा वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। कैटास्ट्रॉफिक जियोलॉजिकल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान हो जाता है। कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, कोई वोल्केनिक एरप्शन हुआ, तो उसमें भी क्या होगा, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका लॉस हो जाता है। फ्लैश फ्लड आ गया, कोस्टल फ्लड आ गया या सुनामी आ गई, उससे भी हमारा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान हो जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे समाज में या फिर हमारी पृथ्वी पे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंसानों पे भी पड़ रहा है और पर्यावरण पे भी पड़ रहा है। तो जो हमारी नेचुरल स्पीसीज, जो हमारी स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उनके ऊपर भी इनका असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। बहुत बड़ी मात्रा में अब हम लोग देखने को मिलते हैं कि जो हमारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या फिर नेचर की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो जो स्पीशीज है वो चाहे प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, वो ख़त्म हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही हैं या फिर उनको खतरा आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज़ की है कोरल रीफ्स की। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहले जो हमारी कोरल रीफ्स थी वो कितनी थोड़ी ब्लूइश थी और येलो दिख रहा है कलर आपको, तो कितनी हेल्दी थी, ठीक है। तो यहाँ की वेजिटेशन कितनी रिच थी। और बाद में जब चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो या फिर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हो या फिर कोई भी इम्पैक्ट हो, और बाद में देखिए उन्हीं कोरल रीफ्स का जो हर्ष हो रहा है वो कितना बुरा हो रहा है या फिर यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है ये बहुत ही भयानक है और इसके इम्पैक्ट यानी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होंगे, ठीक है। अब कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। दुनिया भर में कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो कंजर्वेशन किस तरीके से करना है। अगर हम मेन कंजर्वेशन के टाइप्स की बात करें तो दो तरीके से होता है। एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग उसी के क्षेत्र में, यानी उसका जो नेचुरल हैबिटेट है या फिर जो उसका प्राकृतिक आवास है उसी में ही उसको कंजर्व करते हैं, यानी उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं और उनकी जो संख्या है उनको बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के, यानी उनका जो प्राकृतिक आवास है वहाँ से हटा के उनको एक आर्टिफिशियल आवास बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस आर्टिफिशियल आवास में वो लोग रीग्रो करें, अपनी रिप्रोडक्शन करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं। तो अगर इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर लीजिए तो जैसे नेशनल पार्क हैं, बायो रिजर्व्स हैं, ठीक है, या फिर सेंचुरीज हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक आवरण ही रहता है, प्राकृतिक एरिया ही है, नेचुरल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया होता है,
ठीक है, उसी में ही इनके विकास की बात करते हैं। लेकिन जब हम XC2 की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स ले लीजिए, तो जैसे जू है, चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है, सीड बैंक्स है, तो वहाँ पे हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनके ग्रोथ की बात करते हैं और इनके विकास की बात करते हैं। तो ये एरिया जो XC2 एरिया होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, और आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। और जो इन सीटू होगा वो कैसा होगा, वो प्राकृतिक होगा और बहुत बड़ा एरिया होगा। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि इन सीटू कंजर्वेशन प्राकृतिक आवास में ही करते हैं उनके विकास की बात, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और हम जाने इंडिया के फैक्ट्स को लेके, तो देखिए इंडिया में कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी या फिर जो एनवायरनमेंट है उसके सेफगार्ड किया जाए या फिर उसको हम लोग एनरिच कर सकें, और जो स्पीशीज़ कम हो रही हैं या इंडेंजर्ड हो रही हैं उनको हम लोग और उनकी संख्या बढ़ा सकें, ठीक है, उनके प्रजनन दर को हम लोग इंक्रीज कर सकें, उनके नंबर में वृद्धि कर सकें। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, और भी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WWF और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर हम टाइगर की बात करें तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उस टाइम से और आज के टाइम तक कई गुना ज़्यादा अगर हम लोग बात करें टाइगर की, तो बहुत अच्छी संख्या में उनकी ग्रोथ हुई है। आज भारत में अराउंड मोर देन 2500 टाइगर्स हैं, और जब 1973 की बात कर दी गई थी तो 500 से भी कम बचे थे। तो देखिए 1973 से 2020 तक का जो जर्नी है, यानी ये जो 30 साल की जर्नी है, इसमें हमने करीबन 250 से 500 से लेके 2500 तक पहुंच गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से एलिफेंट के कंजर्वेशन की बात हो रही है, टॉर्टॉइस की बात हो रही है, या फिर वल्चर्स की बात हो रही है। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको एक नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करने की बात हो रही है, और हमको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यानी जो हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन है वो नेगेटिव के साथ साथ अगर हम अपने काम को सुधारें या पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग थोड़े से जागरूक हों, तो हम लोग कंजर्वेशन से इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में भारत ने जो अपने नेशनल पार्क्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको बढ़ाया है या फिर उनमें संवर्धन की बात की है इन लॉसेस को कोप अप करने के लिए। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो भारत में अभी अराउंड 104 नेशनल पार्क हैं, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स 88 हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स 127 हैं और प्रोटेक्टेड एरियाज 870 हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम्स में या फिर PCS में या फिर लोअर के एग्जाम्स में कि जो नेशनल पार्क हैं भारत में वो कितने हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब तक हम एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे ह्यूमंस का भला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन पे। अपने जीवन के लिए भाई हमको फल चाहिए, हमको अनाज चाहिए, हमको सांस लेने के लिए सांस लेना ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल कहाँ से रही हैं, हमको मिल तो नेचर के से ही रही हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भाई जहाँ से रिसोर्स आ रहा है यानी जहाँ से हमको चीज़ें मिल रही हैं हमको उसके रूट को भी तो कंजर्व करना है। अगर आना बंद हो जाएंगी तो हम सस्टेन कैसे करेंगे, अपने जीवन यापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंसान भी जागरूक हो गया है और हमको और भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिससे कि जो ये गैप है, जो इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है उसको हम लोग पूरा कर सकें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकें, ठीक है। इसी के साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ इस मेल ID में आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आंसर को कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू।